नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास आज उत्तराखंड की नहीं होगी। आज जो क्लास होगी वो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो कक्षा 10 के बालक हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि जो कक्षा 10 है, ठीक है, क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें मैंने जो कहा था कि जो साइंस है, अब मैं साइंस का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा साथ के साथ, क्योंकि जो क्लास 10th के बच्चे हैं, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, उनके आपको पता है कि फरवरी में या कहा जाए तो आपका मार्च में, ठीक है, इनके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। और काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप जो है वो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करें, एक बेसिकली डीपली टॉपिक पढ़ा दीजिए। मतलब कि पढ़ा हुआ तो है, लेकिन जो ट्रिक्स वगैरह होती है जो एग्ज़ाम में जाने से पहले में देखनी पड़ती है कि ताकि हमारा टारगेट किस पे रहे, आपका 95+ मार्क्स पे रहे। 95 मार्क्स कैसे गेन करने होते हैं, किस तरह से करना होता है, ये मैं आपको जो है अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो बच्चा इसको जो है वो ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाएगी कैसे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो साइंस का पोर्शन होता है बेसिकली 3 पार्ट में है, आपका फिजिक्स में, देन आपका केमिस्ट्री में, और एंड देन आपका बायो में, यानी कि जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा देन वो हमारा फिजिक्स होगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो टॉपिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो थ्योरी होती है, थ्योरी होगी, प्लस आपका एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा इसमें, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। दूसरी बात क्या होंगे, प्लस इसके अंदर जो डायग्राम्स होते हैं, जितने भी डायग्राम्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो बच्चे मेरे यहाँ के पास आउट हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, जो पढ़ रहे हैं वो भी उनको बहुत अच्छे से पता है कि डायग्राम कितने आसान होते हैं। बस ये कि समझने वाली बात होती है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो को। तो हमारी जो क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन है, यानी कि जो लाइट वाला पोर्शन है, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो प्रकाश की बात करते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो लाइट की बात करते हैं। देखिए, इंक्लूड में बायलैंग्वेज यूज़ करूँगा कि इसमें हिंदी भी हो और इंग्लिश भी हो, ताकि चाहे तो आपका उत्तराखंड बोर्ड का हो और चाहे आपका यानी कि उत्तराखंड बोर्ड का बच्चा पढ़े, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़े, इसमें कोई भी दिक्कत आपको ना उठानी इसके अंदर पड़े, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, ताकि दोनों का जो है काम आसान हो जाए इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए देखिए, हम बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर होगा, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है लाइट, ठीक है। क्या है? लाइट है, यानी कि प्रकाश है। तो प्रकाश चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि इसका बेसिक देखा जाए, ठीक है। प्रकाश का एक बेसिक नॉलेज, बेसिक क्या चीज़ होता है। देखिए, प्रकाश के अंदर जो है एक दोहरी प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश के अंदर क्या होती है? एक दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में कहें तो डुअल नेचर की बात करते हैं। डुअल नेचर होता है। दोहरी प्रकृति की बात की जाए कि इसके अंदर 2 प्रकृतियाँ हों, तो प्रकाश के अंदर 2 प्रकृति जो पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है वो मैं आपको जनरली इसमें बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रोक के बस 1 मिनट के लिए आपको ये बता दूँ। देखिए, ये जो हमारी क्लास आज है बेसिकली वो रिगार्डिंग जो है वो 10th के पर्पज़ के लिए है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये क्लास 10th के लिए है। तो जो अपर क्लास के बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि यार तो बहुत ईजी है, ये तो हमको आता है। देखिए सर, जब आप 10th में थे तब आपको भी टफ लगता था। जो बच्चे 12th में, अगर उनको 12th का बड़ा टफ लगेगा, और बीएससी के बच्चों को करा जाए सर 12th का तो आसान लगेगा। तो इसमें तो ये बात ही नहीं है कि सर ये आसान है। देखिए, जो जिस क्लास में होता है उस बच्चे को वो चीज़ें भारी लगती है, ठीक है ना। जो उसको कर लेता है उसको तो उसके लिए तो आसान है, ठीक है। नहीं तो उस चीज़ पर थोड़ा सा बस वो बना के रखे, ठीक है। टफ कुछ नहीं है, टफ केवल एक थिंकिंग है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो जो होती है वो होती है हमारी कण प्रकृति, क्या बोलते हैं इसको, कण प्रकृति होती है। और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। तो 2 प्रकार की प्रकृति होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, यानी कि पार्टिकल नेचर। अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, और नंबर 2 की बात करते हैं तो वेव नेचर। तो दोनों की प्रकृति पाई जाती है। देखिए, कण प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकाश जब संचारित होता है
तो अपने छोटे छोटे कण के रूप में उत्सर्जित होता है। किसमें? कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। कणों के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित होता है। और इन कणों को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं इनको? फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन कहते हैं। तो और तरंग प्रकृति की बात की जाए तो प्रकाश जो है वो बेसिकली किस में? तरंग रूप में चलता है। तरंग यानी कि जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, विद्युत या चुंबकीय जो तरंग होती है उस रूप में होता है। क्योंकि अगर यहाँ से एक हम छोटा सा चीज़ देखा जाए, एक नोट पॉइंट की बात की जाए तो जो सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, अगर उनको देखा जाए कि कौन से रूप में आती है, तो वो जो आती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। देखिए, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ ना, ऐसे ही आप जो है अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। सुनना इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी बात है, लेकिन सर इसको लिखना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? लिखने से आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, आपको तरीका होगा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी इसमें। ठीक है ना? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से फोटोन की ऊर्जा की, फोटोन की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E=hv। क्या होता है? E बराबर hv होता है, जहाँ पे अगर h को देखा जाए तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम प्लांक नियतांक। क्या होता है? ये प्लांक नियतांक होता है। और v जो होती है वो होती है यहाँ पे आवृत्ति। ठीक है, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। ठीक है ना? चलिए, ये तो बात है बेसिक नॉलेज की। अब उसके बाद देखिए, अगर बात आए कि प्रकाश को परिभाषा करने की, अगर हम बात करें प्रकाश की डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन दो प्रकार से निकलती है इसकी। ठीक है, दो प्रकार से आती है, दो डेफिनेशन के रूप में। कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर देखा जाए तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा के रूप में भी कार्य करता है, या ऊर्जा के रूप में भी होता है, ऊर्जा के रूप में, और एक स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। किसके? स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगर ऊर्जा देखा जाए तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि जैसे अगर हम बात की जाए सौर ऊर्जा, तो जैसे एक सौर ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है? जैसे हमारा सौर कुकर है। ठीक है, अगर हम बात करें सौर सेल की बात करते हैं, सौर सेल की बात करते हैं इस चीज़ पर। ठीक है ना? ये चीज़ होती है। स्रोत के रूप में कैसे देखा जाए कि स्रोत के रूप में इसको ऐसे देखा जा सकता है कि स्रोत में कि प्रकाश जो है, अगर देखा जाए प्रकाश मनुष्य को देखने की क्षमता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है कि, ठीक है, कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है कि जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसको ले लें इसमें, ठीक है, कि जैसे एक बड़ा कमरा है, इस फॉर्म पे अगर देखा जाए और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस इसको रख दिया जाए। ठीक है, बात को समझिएगा। और अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक मेज रखी हुई है, मेज पे एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप मान लीजिए। तो अगर एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है तो बल्ब का प्रकाश, पहली कंडीशन लेते हैं, चलो पहली कंडीशन हम ये लेंगे इसमें कि अगर ये जो बल्ब है ये यह ना हो कि कहाँ है, यहाँ है, तो क्या व्यक्ति को दिखाई देगा? मतलब वस्तु दिखाई देगी? आप कहेंगे सर वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में बल्ब हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पे हमने अंधेरा रख दिया, तो अब आप क्या कहेंगे? सर क्या दिखाई देगा भाई वस्तु उसको? हाँ सर, वस्तु दिखाई देगी। वस्तु दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है कि जब प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा, इस वस्तु पे पड़ने के बाद प्रकाश सभी दिशाओं में संचारित होगा और वो तरंगे जो है हमारी आंखों तक आएगी, जिसकी वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना? तो यही एक प्रकार का क्या होता है सर, स्रोत के रूप में कार्य करता है। और ऊर्जा के रूप में क्या काम करता है कि ये हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की
पूर्ति करता है। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट आपने याद करनी है, कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन हमारी क्या होगी। इसके बाद जो टॉपिक, देखिए मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, फालतू चीज़ें कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, हम हेड डाल लेते हैं यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं। तो देखिए हर चीज़ को अपने आप में प्रदर्शित करने का एक मेथड्स होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कुछ टॉपिक पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें। ठीक है ना, पहले लिखूंगा फिर आपको वन बाय वन समझा दूंगा सारा इसमें। ठीक है ना, जैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें हल्का सा पॉइंट डाल के, क्या इसमें मैंने बोल दिया दर्पण की बात करते हैं। दर्पण यानी कि मिरर की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ हम बात करते हैं आपतित किरण की। किसकी? आपतित किरण की, यानी कि अगर बात करें रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं अभिलंब की बात करते हैं। ठीक है ना, किसके बारे में? अभिलंब यानी कि किसकी बात करते हैं? हम नॉर्मल की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण की बात करते हैं, और यानी कि परावर्तित किरण का मतलब क्या होता है कि रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम इसमें आपतन कोण। इसकी बात करते हैं आपतन कोण की, यानी कि अगर बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण की बात करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये हमें पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, पढ़ने हैं सारे इसमें। ठीक है बेटा, तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस पर। ठीक है, चलिए देखिए सपोज दैट हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि ये हमारा एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली सर। ठीक है, और अगर ड्रॉ करने के बाद हम इसके पीछे ब्लैक कुछ भी एक पेंट या पॉलिश कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक दर्पण में, यानी कि मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अगर दर्पण को, यानी कि देखिए दर्पण में और एक कांच में क्या डिफरेंस होता है कि कांच के आप आर पार देख सकते हो, लेकिन दर्पण के आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है ना, दर्पण के आप आर पार इसमें नहीं देख सकते इसमें। ठीक है, आई बात समझ में? तो ना देखने का मुख्य जो कारण है, वो मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो ये हमने जो ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है ना, जो पॉलिश किया हुआ है उसकी वजह से हम इसके बाहर नहीं देख सकते। यहाँ बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आप यहाँ से जो है नहीं देख सकते इसमें। तो ये आप लोग थोड़ा सा इस पर समझने की कोशिश करें कि कांच में और दर्पण में डिफरेंस क्या होता है इसमें। ठीक है ना, तो अगर कांच के पीछे पेंट या पॉलिश कर दी जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका मिरर में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद क्या होता है सर? देखिए दर्पण हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। आपतित किरण की बात करते हैं इसमें। ठीक है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण सबसे पहले किसमें? सबसे पहले दर्पण सतह पे पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस वहाँ पे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण कहते हैं। तो अगर हम इसको देखा जाए कि ये कौन सी पॉइंट होगा, तो ये आपका आपतित किरण होगी। क्या होगा? आपतित किरण होगी। आपतित किरण मतलब क्या होगा? ये रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे भी ये पॉइंट जहाँ पे पड़ेगा इसमें जाके, कि यहाँ ये पॉइंट जहाँ पे ये आपतित किरण पड़ी है उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की बात हम करते हैं यहाँ से इसमें जाकर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि आपतन बिंदु के बाद, यानी कि देखिए पहला पॉइंट आपका हो चुका है, ये रहा यहाँ से
आपतित किरण यानी कि प्रकाश की वो किरण जो सबसे पहले दर्पण सतह पर पड़ती है वो क्या कहलाती है, आपकी आपतित किरण कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। और आपतन बिंदु से बाहर जाने वाली जो किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये किरणें बाहर की तरफ निकलेगी। देखिए इस चैप्टर में सबसे मेन जो पोर्शन है ना आपका वो है एरो का, क्योंकि बिना एरो के तो आप बता ही नहीं सकते कि सर कहाँ से रेज आ रही है और कहाँ से रेज जा रही है इसमें, ठीक है ना। तो एरो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन रे डायग्राम, ठीक है। तो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारे 1, 2 और 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अभिलंब का इसमें, ठीक है ना। चलिए अभिलंब को देख लेते हैं कि अभिलंब इसमें क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है, अभिलंब क्या है। देखिए अभिलंब वह काल्पनिक रेखा होती है कि जो दर्पण को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है, ठीक है, कर देती है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट होगा, ये जो अभिलंब जो पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा हमारा, ठीक है ना। जो पार्ट होगा, सॉरी एक से, वो ये वाला पार्ट होगा। और एक थोड़ा सा बस आपसे एक बात ये है कि अभिलंब हमेशा जो होगा वो एक, मतलब देखिए चलो ये तो हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब, यानी कि हम इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए कि अभिलंब क्या होता है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अभिलंब वह काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण को 2 बराबर भाग में विभाजित कर देती है इसमें, ठीक है ना। बहुत से बार हमने ये देखा हुआ है कि सर बहुत से आदमी जो है इस अभिलंब को वास्तविक रेखा खींच देते हैं। देखिए सर ये वास्तविक रेखा नहीं होता, ये वास्तविक होता ही नहीं है सर। ये केवल क्या होता है, केवल एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। तो एक काल्पनिक रेखा है, तो 2 दर्पण को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो आप कभी भी इसको वास्तविक रेखा ना खींचे, आप इसको जो है हमेशा डैश डैश यानी कि जो है एक काल्पनिक रेखा या आभासी रेखा के रूप में आप इसको प्रदर्शित करें इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लेकिन लास्ट के 2 टॉपिक पे। तो आपतन कोण की बात करते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सर इसमें, ठीक है ना। आपतन कोण क्या है कि जो आपकी आपतित किरण, ठीक है ना, आपकी जो आपतित किरण है यानी कि सॉरी ये वाली जो किरण है, यानी कि जो आपतित किरण होती है और जो आपका अभिलंब होता है, अभिलंब जो हो, ये जो कोण है, ये वाला जो एंगल आता है आपके पास कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और एक चीज़ मैं देता हूँ, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि जो आपका आई होगा वो आपका ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना। तो आपतन कोण क्या होगा कि आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। इन दो के बीच में जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपका आपतन कोण कहलाता है। अच्छा ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं अभिलंब और काल्पनिक रेखा। तो काल्पनिक देखिए अभिलंब ये रही आपकी, सॉरी ये आपका अभिलंब और ये है आपकी परावर्तित किरण, ठीक है ना। चलिए तो अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है यही क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कोण कहलाता है इसमें, ठीक है ना। तो याद रखिए कि जो आपतन कोण होता है वो आपतित किरण, याद रखना इसमें, आपतित किरण और किसके बीच में, अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच में। और परावर्तन कोण की बात करते हैं तो परावर्तन कोण क्या होगा कि अभिलंब और किसके बीच में, परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण है। इनके परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, आपका परावर्तन कोण कहलाता है इसमें। आई बात समझ में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ दर्पण क्या होता है। दर्पण यानी कि जिसके भी हम बाहर एक पेंट पॉलिश कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो हमेशा क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है इसमें आकर, ठीक है ना। आपतित किरण क्या होती है, यहाँ से अगर आपतित किरण देखा जाए, आपतित किरण क्या होती है, यानी कि प्रकाश की वो किरण जो सबसे पहले दर्पण सतह पर पड़ती है वो क्या कहलाती है, आपकी आपतित किरण कहलाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद परावर्तित किरण यानी कि आपतन बिंदु से बाहर जाने वाली जो किरण होती है, ये वाली जो किरण होती है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब वह काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण को 2 बराबर भाग में विभाजित कर देता है। ये हो गया आपका
आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण, यानी कि यहाँ पे जो कोण होता है, ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण क्या कहलाता है? आपका आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपका परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये आपके मेन टॉपिक जो है, इंट्रोडक्शन है आपका, और यही इंट्रोडक्शन आपका सबसे मेन है, ये बात समझ लीजिए। अगर ये आपके क्लियर है तो अगले टॉपिक आपके दिमाग में आएंगे, अदरवाइज़ ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी इसमें जाकर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली जो क्लास हम करेंगे इस पर जाके देखिए, आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसमें, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन दिया है। अगली जो मेरी क्लास होगी वो किस पे होगी? परावर्तन के नियम पे होंगे, और बता प्लस इसके जो न्यूमेरिकल्स, देखिए मैं आपको सब चीज़ कराऊंगा इसमें। चाहे देखिए आपका एक तो थ्योरी वाला पोर्शन हो, ठीक है बेटा, या तो थ्योरी वाला पोर्शन हो, या फिर हो आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन, टेंशन मत लीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन हो, और या फिर आपका जो डायग्राम वाला पोर्शन हो, ठीक है ना। ये तीनों कवर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बस आपसे एक ही बात है सर, अब देखिए मैं सभी उसमें सोच रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है, अब आपका मतलब ये होता है कि सर आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बच्चों को, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ सकें, उनका भी एग्ज़ाम है, वो भी ढंग से सीख सके सर, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सर, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान रखें सर, ठीक है। रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, कोई अगर बाई चांस आपको दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है, ठीक है ना, ये है 9639149145। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका मैं आंसर जो है दे दूंगा इसमें, ठीक है ना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो मैं आपका आंसर इस पे नंबर पे दे दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, ध्यान रखिएगा।